गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 6 जनवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। लेकिन आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहूँगा। प्रेप आईएएस की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। एक्चुअली यहाँ पे दो प्रोग्राम लेके आए हैं। एक तो लेके हैं 2022 के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और एक प्रोग्राम लेके आए हैं हम लोग मेंटरशिप वाला प्रोग्राम लेके आए हैं। पहले आपको मेंटरशिप वाले के बारे में बताता हूं। देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पहले एग्जाम दे चुके होते हैं, वो खुद सिलेबस कवर कर चुके होते हैं, या फिर कुछ लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जब उनको किसी प्रॉब्लम की जरूरत होती है तो उनके गाइड करने वाला कोई चाहिए होता है ना। उसके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे आगे ग्रुप मेंटरशिप भी की जाएगी और 1-to-1 मेंटरशिप भी की जाएगी। तो महीने में 3 बार आप किसी फैकल्टी को कॉल कर सकते हो। किसी प्रॉब्लम अगर आपको है कोई चीज़, या टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग हो, आंसर कैसे लिखना है, कोई भी समस्या हो सकती है ना, आप उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो। ग्रुप मेंटरशिप भी आपको दी जाएगी, आप वो भी यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है, आप इसको ले सकते हो। दूसरा जो हमारे पास प्रोग्राम है वो है टेस्ट सीरीज को लेके। देखिए जितना मर्जी आप पढ़ लीजिए, जब तक आप उस टॉपिक का टेस्ट नहीं लगाओगे ना रियल टाइम कंडीशन में बैठ के, तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। ये कोई जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं सभी आपको ये बात बताएंगे। तो 2022 के लिए हम लोगों ने यूपीएससी का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज फाइनली लॉन्च कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे। हम यहाँ पे टोटल क्या करने वाले हैं, 32 टेस्ट आपको देने वाले हैं। इन 32 टेस्ट में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज कराया जाएगा, पूरा सिलेबस। 13 जो टेस्ट होंगे वो सेक्शनल टेस्ट होंगे, मतलब का जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, अटैक अलग अलग से कवर कराया जाएगा। उसके बाद ये 13 टेस्ट हैं, इनकी रिवीजन करवाई जाएगी, तो 9 आपके पास रिवीजनल टेस्ट भी होंगे। उसके बाद 5 आपके पास फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें पूरा सिलेबस आएगा, जैसा कि प्रॉपर यूपीएससी में आता है। 5 टेस्ट आपके सी सेट के भी होंगे। और ये टेस्ट हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किए हैं कि आपकी जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं, आपकी जो बेसिक बुक्स हैं और करंट अफेयर जो है, हम लोग यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। और क्वेश्चंस की क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच होने वाली है, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा ये सिलेबस 32 टेस्ट बहुत सारे होते हैं ना, आप ये समझ के चलिए 3200 क्वेश्चंस आप कवर लेते हो। और जब 3200 क्वेश्चंस आप कवर कर लेते हो ना, आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 3 बार आपके सिलेबस की रिवीजन हो जाती है। और अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ अगर आप मेंटरशिप को भी कंबाइन कर दोगे ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेस्ट का कोई टाइम भी नहीं है। जब आपके पास टाइम हो, जब आपके पास अवेलेबिलिटी हो, या जब आपको लगे कि सिलेबस की प्रॉपर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो चुकी है, आप टेस्ट आके आराम से दे सकते हो। और हर टेस्ट के बाद एक वेल एस्टेब्लिश्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के जो है वहाँ पे टेस्ट डिस्कशन भी करने वाले हैं, तो आपके जो बचे कुछ डाउट होंगे वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये दोनों प्रोग्राम ज़बरदस्त प्रोग्राम है, ये हम लोगों ने चलाए हैं। तो मैं सभी को ये जो है सजेशन जरूर दूंगा, रिकमेंड करूंगा अपनी तरफ से, आप इसको जरूर अवेलेबल कर लें। अगर आप 2022 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो जरूरी है। देखिए वैसे भी टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही है, यहाँ लगाइए कहीं और भी लगाना है, लेकिन क्योंकि इतने समय से आप हमारे साथ बने हुए हो, आप हमारी क्वालिटी को जानते हो, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी रहती है और एकदम बिल्कुल है ना टीम की तरह हम लोग काम करते हैं। इसीलिए अगर आपको ये सुविधा लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए, क्लिक करिए और इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए अब करते हैं आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत। वैसे आज का न्यूज़पेपर थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा नहीं वैसे काफ़ी डिले हो गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई थी, लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आप इतना ज़्यादा पेशेंट हो और आपने हमारे न्यूज़पेपर की वेट करते हो। खैर देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के बारे में। आपको सबको पता है कि पंजाब के अंदर क्या हुआ कल, पूरा ट्विटर पे, टीवी पे लगातार दिन रात वो चल ही रहा है। वो इंसिडेंट हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीएस पेपर 3 के हिसाब से जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज आपको थोड़ा सा मैं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी वगैरह के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वही आज का हमारा एडिटोरियल सेक्शन भी है, बेसिकली जहां पे हम लोग चाइना के बारे में बात करेंगे। किस तरह से चाइना इंडिया को चैलेंज करता है, इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, हम लोग चाइना को कैसे टैकल कर सकते हैं, कौन से रास्ते हमारे पास अवेलेबल हैं और कौन से रास्ते हमारे बंद हो चुके हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस एडिटोरियल में।
आज का जो अगला टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक रहने वाला है। ये एक फिशरमैन जो इंडिया के जो तमिलनाडु से केरला वगैरह से जो फिशरमैन श्रीलंका के टेरिटरी के अंदर एंट्री कर जाते हैं तो श्रीलंका की नेवी एक्चुअली उनको अरेस्ट कर लेती है। तो थोड़ा सा फिशरमैन इश्यूज के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक आइलैंड के बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा जो काफी न्यूज में बना रहता है। तो जब हम लोग प्लेसेस इन न्यूज की बात करते हैं ना तो वहां पे हम लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी वाले सेक्शन से भी कर सकते हैं और या क्योंकि डिप्लोमेसी वगैरह यहाँ पे इन्वॉल्व है तो जीएस पेपर 2 से भी आपका मन करे तो इसको अटैच कर सकते हो आप लोग। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैक्सीन के बारे में। देखिए वैक्सीन बनाने के कई तरीके हैं ना। पहले किसी और तरीके से वैक्सीन बनाई जाती थी, अब भैया मॉडर्न समय आ गया किसी और तरीके से बनाई जाती है। तो वैक्सीन कितने टाइप की होती हैं और कहाँ कहाँ कैसे यूज की जाती हैं तो इस टॉपिक में उसके बारे में बात करूंगा। कुछ एडिशनल टॉपिक हम लोग आपके लिए लेके आए हैं और उसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने एक टेस्ट मिसाइल टेस्ट की है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक के बहाने से हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मिसाइल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिसाइल आपके जो है डिफेंस वाले और साइंस एंड टेक वाले से भी कह सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा डिले करते नहीं है। पीएम स्कार कोर्ट इन पंजाब स्टील अनएक्सेप्टेबल लैप्स सेज शाह, मतलब अमित शाह की बात करते हैं। ये तो हुआ क्या कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे जाने वाले थे रैली में। पहले वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, ठीक है, लेकिन बाद में बैड वेदर होने की वजह से हेलीकॉप्टर में नहीं जा पाए क्योंकि विजिबिलिटी कम था। देखिए हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री तभी जाते हैं जब वहां पे विजिबिलिटी कम से कम 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो इससे भी कम थी। धुंध वगैरह बहुत ज्यादा थी, थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो उन्होंने कैंसिल करके वो रोड से चले गए। और जब वो जहां जिस रोड से जा रहे थे वहां पे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, और 15 मिनट तक इनकी गाड़ी वहां पे खड़ी रही जो कि काफी बड़ा न्यूज बन भी गया है, यू वेरी वेल नो दैट। तो उसके बारे में ही थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए जहां पे तक सिक्योरिटी की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी की जो सिक्योरिटी होती है ना उसको कौन करता है, देखता है, उसको देखता है एसपीजी। ठीक है, एसपीजी। तो होता क्या है, देखिए ये जो आपको ब्लैक कोट में नजर आ रहे हैं ना ये एसपीजी के कमांडोज होते हैं। और एसपीजी प्रधानमंत्री को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है वो इमीडिएट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसको कहा जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, प्रोक्सीमेट। प्रोक्सीमेट का मतलब ये है कि इमीडिएटली जो आसपास की सिक्योरिटी होता है वो प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो दूसरी सिक्योरिटी होती है, बाहर वाली जो सिक्योरिटी है होती है वो वहां की स्टेट पुलिस प्रोवाइड कराती है। देखिए होता क्या है ना, अगर प्रधानमंत्री जी को कहीं पे विजिट करनी होती है तो वहाँ की जो स्टेट पुलिस होती है और हमारा जो आईबी होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह होता है, वो आपस में बैठते हैं, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन से रूट से जाएंगे, वहाँ के एग्जिट और वहाँ के जो एंट्री गेट वगैरह हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको कैसे सिक्योर किया जाएगा। वहाँ पे जो है स्नाइपर्स लगाए जाते हैं, वहाँ की जो स्टेट पुलिस होती है उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। वो सारी सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट पुलिस जब क्लियरेंस दे देते हैं तो उसको रिव्यू कौन करता है, एसपीजी उसको रिव्यू करता है। और एक बार जब वहां से हरी झंडी मिल जाती है तब जो है एसपीजी उसको मतलब ग्रीन सिग्नल देते हैं, तब प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं। और यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे जो है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बहुत सारे प्लान होते हैं। तो जैसे अगर प्रधानमंत्री जी अगर वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और अचानक से अगर वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं तो फिर प्लान बी यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो रोड वगैरह, जैसे अभी वो सड़क से आए थे ना, पहले हेलीकॉप्टर से आना था तो सड़क से आना था, तो प्लान बी के लिए भी पहले ही तैयारी कर ली जाती है कि अगर बाई चांस वो हेलीकॉप्टर से ना आए तो किस रोड से आएंगे। तो उसकी पूरी क्लियरेंस वहां पे जो है स्टेट पुलिस वगैरह को देनी पड़ती है। तो उसी को लेके यहाँ पे पूरा इशू क्रिएट हो गया है कि भैया स्टेट पुलिस के वहाँ के जो जो डीआईजी थे, जो वहाँ के एसएसपी थे, उन्होंने जो है ये लैब्स यहाँ पे किया है, इन्फॉर्मेशन वगैरह कहीं से लीक हुई है, तो इसलिए फार्म प्रोटेस्ट वहाँ पे वो हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एसपीजी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। एसपीजी की स्थापना एक्चुअली क्या हुआ ना, जब 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब गोली मार दिया था, वो सब आपको पता है, ऑपरेशन ब्लू एंड ऑल दैट। वो आपका जो उस टाइम पे गोल्डन टेम्पल वगैरह में जो इश्यूज हुए थे तो उनके गार्ड्स ने ही उनको मार दिया था। तो 1984 के बाद ये एक जरूरत महसूस की गई कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी जो है वो टॉप नॉच होनी चाहिए, है ना, टॉप नॉच होनी चाहिए। तो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है 1985 में एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया। ठीक है, 1985 में एसपीजी की जिसकी मैं बात करता हूं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया। पहले इसका नाम जो है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट हुआ करता था, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये एसपीजी किसको प्रोटेक्शन देता है, एसपीजी प्रोटेक्शन देता है प्राइम मिनिस्टर को और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को।
ये प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन फिर एक और केस हुआ 1999 के बाद, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पे नहीं थे तो उनसे एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली 1991 में उनकी भी डेथ हो गई। तो ऐसा कहा जाता है अगर उनके पास एसपीजी सुरक्षा होती तो उनकी डेथ नहीं होती, तो क्योंकि उनसे एसपीजी सुरक्षा ले ली गई थी, क्योंकि ना तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और ना ही वो प्राइम मिनिस्टर, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर थे, तो उनकी डेथ हो गई। तो 1991 के बाद इसमें एक और क्लोज जोड़ दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इमीडिएट फैमिली मेंबर, इन सभी को जो है एसपीजी वो सुविधाएं देगी। लेकिन अभी 2021 में दोबारा से इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, जिसमें आपके जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, उनसे एसपीजी सुरक्षा ले ली गई है और उनको जो है एनएसजी या फिर सीएपीएफ वगैरह उनको वो सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे। तो वो थोड़ा आपको न्यूज़ में आजकल चल ही रहा है, तो थोड़ा सा आपको एसपीजी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही था। उसके अलावा हमारे पास और सिक्योरिटी कवर भी होते हैं, जैसे हमारे पास जेड प्लस होता है जो हाईएस्ट सिक्योरिटी कवर होता है, फिर आपके पास एक जेड भी होता है ना, एक्स भी होता है, वाई भी होता है। तो जो जेड प्लस सिक्योरिटी होती है बेसिकली इसमें 24 से लेके 36 जो है हमारे डिफेंस पर्सनल होते हैं ना, वेपन, ऑटोमेटिक वेपन होते हैं उनके पास। जेड प्लस सिक्योरिटी में, जेड सिक्योरिटी में जो है 16 से लेके 20 पर्सनल जो है वो गार्ड होते हैं जेड सिक्योरिटी वगैरह में, इनके पास भी ऑटोमेटिक वेपन्स वगैरह होते हैं। देखिए वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होता है, लेकिन ये डेफिनेटली लैब्स है और वो भी एक ऐसी जगह पे जो इतनी सेंसिटिव जगह है। और भैया भैया कोई क्रॉसिंग के ऊपर नहीं थे कि चलो भैया क्रॉसिंग इधर से ट्रैफिक करे, नहीं नहीं, ये एक फ्लाईओवर के ऊपर थे और यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 10 किलोमीटर है। और आजकल आप देख ही रहे हो ना किस तरह से ड्रोन से अटैक हो रहे हैं और हथियार वगैरह सप्लाई हो रहे हैं, तो ड्रोन कितना ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। तो भैया बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब चाहिए कि वहाँ पे वो स्टैंडर्ड रहे 15 मिनट के लिए, और भैया कुछ भी हो सकता था, राइट। तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको सिक्योरिटी के बारे में मैंने इस एंगल से ये करवा दिया है, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक होता है वो होता है ये वाला। अरे ये वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे ऐड किया नहीं, लेकिन आप ऐड कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज इन कोर्ट्स, ठीक है, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं जो फाइनल पीडीएफ आपको दूंगा उसके अंदर ये ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखिए क्या मामला क्या है पूरा आपको मैं बता देता हूँ। मामला ये है कि गुजरात का ये मामला है और गुजरात में एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, उन जर्नलिस्ट के ऊपर कुछ केस चल रहा था और जब वो कोर्ट के अंदर गए तो इन्होंने कोई वकील नहीं लिया। इन्होंने कहा कि भैया मैं वकील नहीं लूंगा, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। चलिए लड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये अपना केस लड़ने लगे और जज साहब को अपनी जो बात बोलने लगे तो ये गुजराती लैंग्वेज यूज करने लगे, गुजराती लैंग्वेज। अब जज साहब को हो सकता है गुजराती ना भी आती हो, जरूरी थोड़ी है कि वो गुजरात के ही जज होंगे, हो सकता है वो तमिलनाडु से हो सकता है बंगाल से हो, तो इनको या तो गुजराती नहीं आती हो, अगर गुजराती आती भी हो तो भी कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज किया जा सकता है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, आप याद रखो। तो हमारे जो हाई कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इंग्लिश इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज हेयर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमारा जो आर्टिकल 343(1) है ये कहता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, एंड इट टॉक्स अबाउट हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन जुडिशरी किसने कोई बात नहीं की है यहाँ पे, जुडिशरी की बात की जाती है आर्टिकल 348(1) में, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही हो सकती है। ये आपने याद रखना है। तो 343 में और 348 में कंफ्यूजन नहीं होना है। 348 टॉक्स अबाउट हिंदी एज अ लैंग्वेज फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, बट 348(1) टॉक्स अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। आपने ये याद रखने ना। इसके अलावा एक छोटा सा सेक्शन आपको और बता देता हूं, इसे कहते हैं सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी है हमारे पास 1963, ठीक है। इसके तहत यह कहा गया है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो वहां के गवर्नर के साथ मिलके और प्रेसिडेंट के साथ की परमिशन लेके अगर वो जुडिशरी के अंदर इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं पे हुआ नहीं। एक्चुअली 2020 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें ये कहा गया कि भैया हम लोग हाई कोर्ट के अंदर हिंदी का यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन बहुत सारे वकीलों ने तो खैर इसका विरोध किया ही किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया कि नहीं नहीं भैया इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। देखिए इसके बहुत बड़े रीजंस हैं सर, प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के हैं। सरकार कहती है कि देखो भैया हिंदी, देखो जो हिंदी भाषी स्टेट हैं,
है ना, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। उनका कहना है कि देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जनता हिंदी समझती है, इंग्लिश वो लोग समझते नहीं हैं, तो आम जनता जो है कानून को थोड़ा सिंपल भाषा में समझ सके, इसलिए हमें हिंदी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन लॉयर लोग क्या कहते हैं भैया, वो कहते हैं कि हम लोगों ने सारी पढ़ाई किस में की है, इंग्लिश में की है। तो हम देखिए हिंदी को समझना नॉर्मल भाषा में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, और हिंदी को पढ़ना, ठीक है, और हिंदी की जो कानूनी भाषा होती है, जरूरी नहीं है कि सभी वकीलों को हिंदी की कानूनी भाषा आती हो, वो हिंदी बोल सकते होंगे, समझ सकते होंगे, लेकिन कानूनी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि भैया उन्होंने जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाई की होती है ना, वो लॉ की, वो सब इंग्लिश में ही है ना, तो उनको थोड़ी समस्याएं हैं। तो हमारी जितनी भी जैसे लॉ बुक्स वगैरह है, इंटरनेशनल लॉ बुक्स वगैरह सब इंग्लिश में लिखी जाती हैं, तो समस्या इन चीज़ों को लेकर भी है। तो सरकार का अपना आर्गूमेंट है, कोर्ट का अपना आर्गूमेंट है ना। और वैसे भी ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जैसे मान लो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर कोई जज हैं, उनको हिंदी आती हो, क्या बता उनको हिंदी ना भी आती हो, तो क्या वो हिंदी सीखेंगे तुम्हारे लिए? नहीं सीख सकते ना। तो कुछ कुछ समस्याएं हैं, कुछ कुछ यहाँ पे प्रोज हैं कॉन्स हैं, आप अपने आप बता सकते हो खुद के ओपिनियन से, क्या हिंदी यूज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या तमिल यूज़ या कोई भी लैंग्वेज वो यूज़ होनी चाहिए, या इंग्लिश को ही कंटिन्यू रख सकते हैं हम लोग, है ना। देखिए इंग्लिश जो है वो एक ब्रिज लैंग्वेज है, पूरे इंडिया में इतनी सारी ढेरों लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो सभी को आपस में जो कनेक्ट करने वाली जो लैंग्वेज है वो बेसिकली एक्चुअली इंग्लिश ही है ना। इंग्लिश इंग्लिश लगभग सभी लोग बोल तो नहीं सकते कम से कम, लेकिन समझ सकते हैं, है ना, वो यहाँ पे बात है। चलिए, और इन अच्छा चले आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्वेश्चन के जो इंडिया में जो कौन सा शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, शेड्यूल 6, 7, 8 और 9, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे बता दो। और ये जो शेड्यूल है इसके अंदर पता कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेजेस। तो इंडिया का जो है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भैया हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, हिंदी हमारी ऑफिशियल भाषा है एंड वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिनमें से इंग्लिश भी, हिंदी भी एक है। इंग्लिश तो खैर इसमें है ही नहीं, ठीक है, 22 लैंग्वेज में इंग्लिश इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ सारी इंडियन भाषाएं ही हैं। खैर ये था छोटा सा टॉपिक, कोई ज्यादा इसमें था नहीं। अगला जो टॉपिक है दैट इज अबाउट श्रीलंका। देखिए श्रीलंका दोबारा से न्यूज में है, ठीक है। देखिए ये है हमारा तमिलनाडु और ये है इधर श्रीलंका, और ये है एडम्स ब्रिज, ठीक है, जहाँ पे से प्रभु श्री राम अपनी सेना को लेके गए थे और यहाँ पे जाके रावण को हरा के आए थे, ठीक है। लंका वंका में आग लगाई थी हनुमान जी ने, तो ये वो ब्रिज है। लेकिन हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया के और श्रीलंका के बहुत ही कल्चरल रिलेशनशिप हैं, हजारों सालों की बात है, और फिशिंग ही यहाँ पे मेजर इंडस्ट्री भी है, और फिशिंग के इकोनॉमी भी है, और फिशिंग ही सब कुछ है। खाना भी फिशिंग खाते हैं, वही सी फूड खाते हैं, इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब वही होता है भैया। तो तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं उनके पास जो है कुछ एडवांस बोट्स हैं, ठीक है, जिनको ट्रोलर कहा जाता है। लेकिन जो श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं उनके पास जो है बोट्स वो छोटी हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि इंडिया के बीच में श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री है वो काफ़ी ब्लर बाउंड्री है। ब्लर बाउंड्री इन द सेंस कि वो पानी के बीच में है, तो यार कई बार नहीं पता चलता। तो यहाँ की जो श्रीलंका की जो नेवी है, इंडिया की नेवी है, वो यहाँ पे जो है लगातार देखती रहती हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि श्रीलंका के जो फिशरमैन होते हैं वो इंडियन टेरिटरी के अंदर एंट्री कर जाते हैं, और बहुत बार इंडिया वाले फिशरमैन जो हैं वो यहाँ टेरिटरी में एंट्री कर जाते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि ये हिस्टोरिकली हजारों साल से यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि हमारी टेरिटरी है ना, पॉलिटिकल टेरिटरी कुछ और है। तो बहुत बार हमारे जो फिशरमैन है वहाँ पे उनके टेरिटरी में चले जाते हैं, श्रीलंका की नेवी उनको अरेस्ट कर लेती है और बाद में जो है नेगोशिएशन वगैरह होकर उनको छोड़ देती है। बहुत बार उनकी जो बोट्स वगैरह होती हैं उनको जब्त भी कर लिया जाता है, कई कई साल के लिए उनको जब्त करके रखता है। तो एक बहुत बड़ा इशू है वो तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में अगर आप जाओ तो। लेकिन यहाँ पे आपको मैं छोटे से आइलैंड के बारे में बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो छोटा सा रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है कच्छातीवु आइलैंड, ठीक है, कच्छातीवु आइलैंड। कच्छातीवु आइलैंड पहले इंडिया की टेरिटरी हुआ करता था, लेकिन 1974 में हम लोगों ने, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया, ठीक है, कि भैया ठीक है आप यहाँ पे फिशिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो कच्छातीवु आइलैंड को अपना हिस्टोरिकल आइलैंड मानते हैं। इनका कहना है कि भैया जब हम लोग फिशिंग वगैरह करने जाते थे तो हम लोग इसी आइलैंड के ऊपर रुकते थे, खाना खाते थे, रेस्ट करते थे ना, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन 1974 में हम लोगों ने इसको श्रीलंका को राइट्स इसके दे दिए थे। बाद में श्रीलंका ने इसको पूरी तरह से क्लेम कर दिया। इन्होंने कहा कि कच्छातीवु आइलैंड के ऊपर जो है क्रिश्चियन एक छोटा सा ये वो बना हुआ है, चर्च वहां पे बना हुआ है।
तो इसीलिए ये हमारा है वो सारी की सारी चीज़ें। खैर अभी के मामले में ये है कि लीगल तौर से ये कच्चातीव आइलैंड इंडिया का पार्ट नहीं है, श्रीलंका का पार्ट है, लेकिन जो तमिल फिशरमैन है यहाँ पे वो इसको अपना आइलैंड मानते हैं। तो इसको आइलैंड को लेके भी बहुत बार जो है यहाँ पे इश्यूज होते हैं। तो क्योंकि इंडिया वाले कच्चातीव को खुद का आइलैंड मानते हैं, तो इसीलिए वो कच्चातीव को क्रॉस कर जाते हैं और इसी वजह से वो इंडियन श्रीलंकन टेरिटरी के अंदर एंट्री कर लेते हैं। वो तो सारे का सारा मामला यहाँ पे बनता है। तो आजकल श्रीलंका को लेके दो प्लेस न्यूज़ में है ना। एक तो कच्चातीव आइलैंड आपको मैंने बता ही दिया, और दूसरा है ये त्रिनकोमली, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑयल टैंक्स बनाए जा रहे हैं इंडियन कंपनी के द्वारा। और दूसरा जो है कच्चातीव आइलैंड यहाँ पे है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये दो प्लेस इन न्यूज़ आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है। बाकी इंडिया के श्रीलंका के रिलेशनशिप की बात तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं, है ना। यहाँ पे जो है वो तमिल पॉपुलेशन रहती है सेंटर में भी, और बाकी जो है सिनलीज पॉपुलेशन रहती है। जो तमिल पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है वो ज़्यादातर या तो हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं, लेकिन सिनली पॉपुलेशन वो बुद्धिस्ट हैं, है ना। तो वो एक अलग से मुद्दा रहेगा, कभी हम लोग इंडिया श्रीलंका के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। खैर आगे वाली जो न्यूज़ आती है वो आती है वैक्सीन को लेके, वैक्सीन को लेके, ठीक है। तो डॉक्टर पीटर होतेज, ठीक है, इनका कहना है कि भैया ये जो नए ज़माने की वैक्सीन आ रही हैं ये उतनी ही इफेक्टिव है जितनी पुराने ज़माने की वैक्सीन है, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो नए ज़माने की वैक्सीन है बेसिकली उनको कहा जाता है mRNA बेस्ड वैक्सीन। लेकिन बहुत बहुत तरीके होते हैं वैक्सीन बनाने के, एक तरीका नहीं होता, लेकिन सभी के सभी वैक्सीन में एक चीज़ कॉमन होती है। वो ये चीज़ कॉमन होती है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि आने वाला कोई भी वायरस हो या कोई भी पैथोजन हो वो उसके अगेंस्ट में लड़ सके। तो ये कितने तरह की वैक्सीन होती हैं वो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक के बहाने में आपको करवा देता हूं। देखिए वैक्सीन के कई टाइप होते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए मतलब एमआरएनए वैक्सीन, टॉक्सोइड वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन वगैरह कई तरह की होती है। तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द, वो ऐसे पूछेंगे डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वैक्सीन एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो 10 नंबर में आपसे इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं आपके, है ना, साइंस वाले पोर्शन से। तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में तो खैर जाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं, जैसा कि इसका नाम लिखा ही हुआ है इनएक्टिवेटेड, बेसिकली होता क्या है, जो हमारी बॉडी होती है ना, जैसे ये भाई साहब जो यहाँ पे टीका लगवा रहे हैं, तो ये होता क्या है, ये जो वैक्सीन ये मैडम लगा रही हैं यहाँ पे, नर्स लगा रही हैं, इनकी बॉडी में एक्चुअली वैक्सीन के जरिए वायरस को ही एंटर करवाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड होता है। मतलब या तो वो डेड वायरस होता है या फिर वो इनएक्टिवेटेड होता है। तो जब आपकी बॉडी के सेल्स में ये वैक्सीन जाती है तो मतलब वो डेड वायरस जाता है, तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, और फ्यूचर में कभी भी अगर वायरस का अटैक हमारी बॉडी पे होता है तो हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। इसे कहा जाता है इनएक्टिवेटेड टाइप ऑफ वैक्सीन। जैसे जो कॉमन फ्लू होता है, बुखार वगैरह आता है ना, तो वो वैक्सीन लगाई जाती है। रेबीज के जो टीके होते हैं वो भी इसी के बेसिस पे होते हैं। पोलियो का जो टीका होता है वो भी इसी के बेसिस पे होता है। हेपेटाइटिस ए वगैरह का, वो सब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं। लेकिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की एक बड़ी जो यहाँ पे ड्रॉबैक है वो ये है कि ये लंबे समय तक जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराते। तो इस यहाँ पे आपको बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए तो कई बार वैक्सीन का टीका लगाया जाता है ना। एक बार एनफ नहीं होता है, तो 2 3 4 बार आपको वैक्सीन का टीका, पोलियो का टीका या रेबीज का टीका लगाया जाता है। तो इसे कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। दूसरी जो हमारी वैक्सीन होती है वो होती है लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन। लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन में जिंदा वायरस को आपकी बॉडी में एंट्री करवाया जाता है, लेकिन जो वायरस आपकी बॉडी में एंट्री होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो थोड़ा सा कमजोर होता है, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। अगर पूरे का पूरा वायरस डाल दिया भैया फिर तो आप इन्फेक्टेड ही हो जाओगे। तो वीक जो है उसको डाला जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। और इसमें खास बात यह है कि 1 या 2 डोज आपके लिए काफ़ी होती हैं, और उसके बाद पूरी लाइफ लॉन्ग आपको जो है प्रोटेक्शन हो जाती है, आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो 1 2 डोज आपको यहाँ पे चाहिए होती हैं। तो इसे कहते हैं लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन। जैसे कुछ यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स का टीका जो है वो ये इसी के बेसिस पे होता है। चिकन पॉक्स होता है, येलो फीवर होता है, रोटा वायरस होता है, मम्स मीजल्स, है ना, वो सब आपका लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन होता है। तो इनएक्टिवेटेड के कंपैरिजन में लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अगली जो हमारे पास वैक्सीन आती है वो आती है mRNA बेस्ड वैक्सीन, जो कि मॉडर्न वैक्सीन आजकल जो कोविड वाली वैक्सीन बनाई जा रही है ना, वो इसी के बेसिस पे बनाई जाती है, mRNA। तो ये आपसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछेगा। वैक्सीन के रिगार्डिंग तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी इस साल, अगले साल भी पूछेंगे, उससे अगले साल भी पूछने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसमें क्या है,
mRNA वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, वायरस जो हमारा होता है ना, मतलब हमारा नहीं वायरस जो होता है, इसका जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है, यहां से कुछ खास प्रोटीन्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसके जीन्स के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वही तो हम लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। तो एमआरए वैक्सीन में हम लोग पूरे के पूरे वायरस को प्रोड्यूस ना करके यहां इसके डीएनए में से किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को, जो हमें बीमारी देता है ना, उसको प्रोड्यूस करते हैं और वो आपकी बॉडी में लगाया जाता है। इसे कहते हैं mRNA बेस्ड वैक्सीन। ठीक है, ये बेसिकली कोविड वाला जो टीका लगाया जाता है ना, वो इसी के बेसिस पे वैक्सीन बनाई जा रही हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके अलावा हमारे पास होती हैं सब यूनिट, रिकम्बेंडेंट, है ना, पॉलीसैकेराइड एंड कंजुगेट टाइप ऑफ वैक्सीन। ये वैक्सीन क्या करती हैं, ये पूरे के पूरे वायरस को यूज नहीं करती, उस वायरस के कुछ थोड़े बहुत पार्ट्स को यूज करती हैं। ठीक है, कुछ खास प्रोटीन को, कुछ खास शुगर्स को, उनको यूज करती हैं, स्पेसिफिक पीस ऑफ द जर्म। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे अब मान लो एक कोई वायरस है, कोई भी वायरस है या कोई बैक्टीरिया है, अब वो पूरे के पूरे वायरस के अंदर तो बहुत सारे डीएनए होते हैं, लेकिन उस डीएनए में से कुछ खास डीएनए ऐसा होता है जो आपको इन्फेक्ट करता है। तो इस तरह की वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, उसी खास हिस्से को ही आपकी बॉडी में एंट्री करवाया जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं सब यूनिट रिकम्बिनेंट टाइप की वैक्सीन, ऐसी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो अगली हमारे पास आती है वो आती है टोक्सोइड वैक्सीन। टोक्सोइड वैक्सीन में क्या करते हैं, जो आपका जर्म होता है, यानी कि जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, उसका जो टॉक्सिक हार्मफुल प्रोडक्ट होता है, वो आपकी बॉडी में एंट्री करवाया जाता है। जैसे टेटनस का जो टीका लगाया जाता है, बेसिकली इसी बेसिस पे लगाया जाता है। डायप्थीरिया का जो टीका लगाया जाता है, वो ऐसे ही लगाया जाता है। फिर एक आपके हमारे पास आती है वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन में हम लोग जैसे मान लो जिस वायरस की हम लोग बात करते हैं, उस वायरस का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लो जो है सार्स कोव 2 की बात करते हैं, तो इस केस में सार्स कोव 2 को आपकी बॉडी में एंट्री नहीं करवाया जाता, बल्कि किसी तीसरे वायरस को आपकी बॉडी में एंट्री कराया जाता है। तो ये जो तीसरा वायरस होता है ना, कोई और वायरस होता है, इसके करैक्टर को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो आपकी बॉडी में कोरोना वायरस नहीं जाएगा, आपकी बॉडी में कोई और वायरस जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने चेंज कर दिया है, वो जाके आपको प्रोटेक्शन देगा। थर्ड एजेंट बेसिकली जाके आपको प्रोटेक्शन देता है। इसे कहते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन। और जनरली यहाँ पे जो एडिनो वायरस हमारा होता है, जो मच्छरों के अंदर पाया जाता है, जो कि डेंगू चिकनगुनिया वाला होता है ना, उसको बेसिकली आपकी बॉडी में एंट्री करवाया जाता है। तो आपकी बॉडी को थोड़ा, आपको खुद से थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकती है। तो मैंने तो बहुत ही ब्रीफ मैनर में आपको बताया है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल अगर इसके बारे में जाननी है, थोड़ा गूगल आप कर सकते हो और अपने नोट्स वगैरह में भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि न्यूज़ में है तो डेफिनेटली आपका इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में वो आपसे पूछेगा। तो मैं आपको हमेशा पहले ही बोलता हूँ कि न्यूज़ पे इतना मत फोकस किया करो, न्यूज़ के पीछे जो इशू होता है ना, उस पे फोकस किया करो। और जब जब भी कोई मेडिकल या साइंस की चीज़ें आती हैं, तो उस न्यूज़ की बजाय उसके पीछे की जो साइंस है, ठीक है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपसे एग्जाम में यूपीएससी पूछेगा। जो सरफेस पे चीज़ें आती हैं वो नहीं पूछता है, तो सरफेस के पीछे, पर्दे के पीछे होता है ना, उसको यूपीएससी में पूछा जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं भैया। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है नॉर्थ कोरिया से। अब ये नॉर्थ कोरिया के भाई साहब है किंग जोंग उन। आजकल तो आपको ये काफ़ी पतले नज़र आ रहे हैं, पहले बहुत मोटे हुआ करते थे। और मैं आपको बता के बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ में रहा था। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के अंदर ये एक वहाँ का कल्चर आप कह सकते हो कि जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनको बहुत प्रोस्पेरस समझा जाता है ना, एक बहुत बहुत अमीर एक। और हमारे यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर हमारे यहाँ पे जीरो फिगर को प्रेफरेंस दी जाती है। वहाँ पे जो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोगों का सिंबल ये होता है कि भैया अच्छा खाते हैं पीते हैं वो सारी चीज़ें। तो अभी कुछ समय पहले 2021 में इन्होंने अपना वेट लॉस किया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा का विषय बना था। खैर, ये इसको ज़्यादा मतलब नहीं है। हुआ ये कि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया है। तो थोड़ा सा एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं। ये वाला न्यूज़ में काट दूंगा फाइनल पीडीएफ में, ये पिछले वाले उसकी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो ये है आपका नॉर्थ कोरिया, और ये एक लाइन है, ठीक है, जिसे कहते हैं 38 पैरेलल। याद रखना इसको, है ना, बेसिकली 38 लैटिट्यूड है ये। तो 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया को और साउथ कोरिया को सेपरेट करता है। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, ठीक है, और साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल। अब दोनों के बीच में पंगा चलता है, वो तो एक अलग बात है। ठीक है, यहाँ पे जो ये आपको नजर आ रहा है, ये इसे कहते हैं येलो सी। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए हर चीज की। येलो सी, यहाँ पे जो आपको नजर आता है ये वाला, ये है कोरियन स्ट्रेट। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये है आपका सी ऑफ जापान। ठीक है, नॉर्थ कोरिया जो है वो कहाँ किस किस से बाउंड्री टच करती है, यहाँ पे आ गया आपका ये चाइना,
ठीक है, चाइना से बाउंड्री टच करता है। और यहाँ पे आ गया आपका साउथ कोरिया, और ये थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये है रशिया। ठीक है, तो रशिया के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ कोरिया। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और रशिया में एक जगह है यहाँ पे, ठीक है, व्लादिवोस्तोक। ये व्लादिवोस्तोक पहले एक्चुअली ये चाइना का पार्ट हुआ करता था। रशिया ने इसको जो है बाद में अनेक्स कर लिया था, बहुत साल, 150-200 साल की बात है। इसको लेके भी रशिया और चाइना के बीच में एक पंगा चलता रहता है। रशिया इसको क्लेम करता, रशिया का तो खैर है ही ये, चाइना भी इसको क्लेम करता है। तो ये तो थोड़ी सी हो गई लोकेशन। अब बात करते हैं आज के मेन मुद्दे की। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल को इन्होंने टेस्ट किया है। तो बहुत बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, क्रूज मिसाइल के बारे में, है ना। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की मिसाइल होती हैं, एक होती है हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है हमारे पास क्रूज मिसाइल। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, देखिए कुछ आपको बता देता हूँ। एक मिसाइल जैसे मान लो हमने यहाँ से रॉकेट छोड़ा, ठीक है, ये एक रॉकेट है। इस रॉकेट को जब हम लोगों ने यहाँ से छोड़ा तो ये रॉकेट ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, और फिर ये नीचे आता है। जैसे हम लोग बॉल फेंकते हैं ना, क्रिकेट बॉल फेंकते हैं, तो ये मान लो यहाँ पे कोई टारगेट है, ये मान लो जी जिनपिंग है, ठीक है, और यहाँ से जो है इंडिया ने एक मिसाइल छोड़ा जिनपिंग के ऊपर, इनके सर पे जाके लगा। तो ये इस तरह की ट्रैजेक्टरी होती है इसकी, इस तरह से जैसे हम लोग क्रिकेट बॉल फेंकते हैं, इस ट्रैजेक्टरी को कहा, इस तरह की मिसाइल को कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ पे BALL जो बॉल है ना, उससे याद रख लेना है, क्रिकेट बॉल या कोई भी बॉल। ये जो ट्रैजेक्टरी होती है ना, पैराबोलिक टाइप की जो ट्रैजेक्टरी होती है, इसे कहते हैं बैलिस्टिक टाइप ऑफ मिसाइल। ये क्या करती हैं, यहां से सीधा ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से भी बाहर जा सकती हैं, और उसके बाद जो है ये अपनी ग्रेविटी की वजह से नीचे आती हैं। तो मतलब इन मिसाइल को आप क्या करो, सिर्फ यहां तक लेके जाओ, आगे तो वो खुद ही चली जाएंगी ना, या आगे के लिए आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको उसको ऊपर फेंकना है फोर्स के साथ, नीचे तो वो खुद ही आ जाता है। इसलिए जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, इनको पूरे के पूरे पाथ में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आधे रास्ते आप इनको एनर्जी दे दीजिए, उसके बाद ये खुद ही जिनपिंग के ऊपर जाके गिर पड़ेंगी। इन्हें कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का जो है एक बेनिफिट ये होता है कि इनकी रेंज बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा रेंज होती है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल का अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे अग्नि-1, पृथ्वी-1, अग्नि-2, है ना, धनुष मिसाइल, ये मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि रेंज बहुत बड़ी होती है ना। ये भैया कहीं कहीं 1000 किलोमीटर तक जा सकती हैं, 10-10 हज़ार, 12-15 हज़ार किलोमीटर तक जा सकती हैं, और हैवी पेलोड लेके जा सकती हैं, मतलब भारी जो है बारूद लेके जा सकती हैं। ये इसका बेनिफिट होता है। और न्यूक्लियर भी लेके जा सकती है, न्यूक्लियर वेपन भी लेके जा सकती हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जो दुश्मन के जो रडार होते हैं, वो रडार इसको बेसिकली डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भैया जब इतनी ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो रडार तो कैप्चर कर ही लेगा ना, रडार तो उसको कैप्चर कर लेता है, तो ये रडार उसको बेसिकली कैप्चर कर लेते हैं। थोड़ा सा नुकसान इसका होता है। तो रडार से बचने के लिए हम लोगों ने एक और मिसाइल बनाई जिसे कहा जाता है क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल क्या करती है, वो यहाँ से चलेंगी इस तरह से, ये हमारा मान लो कोई मिसाइल है, और वो ऊपर ना जाके एक थोड़ी सी हाइट पे जाएंगी, और उसके बाद वो सरफेस के पैरेलल में चलती हैं। और पैरेलल में चलने के बाद मान लो यहाँ पे जी जिनपिंग भाई साहब ये खड़े हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, इनके सर के ऊपर जाके गिरती है। ये होती है आपकी क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल क्योंकि सरफेस के पैरेलल में चलती है, इसके लिए इसको पूरे रास्ते फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पूरी फ्लाइट में जैसे जेट इंजन होते हैं ना हमारे, जेट इंजन के जैसा काम करती है ये। तो इसे कहते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का बेनिफिट ये होता है कि ये आपको रडार नहीं पकड़ पाते हैं इसको, क्योंकि सरफेस के काफ़ी क्लोज होती हैं, तो रडार वगैरह इसको नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि सरफेस के अगर क्लोज जाएंगी तो यहाँ पे तो कहीं माउंटेन होंगी, कहीं पे कुछ होता है ना, बैरियर्स होते हैं, तो उन बैरियर की वजह से बहुत ज़्यादा दूर तक ये नहीं जा पाती है। ये नुकसान होता है बैलिस्टिक मिसाइल का। इंडिया में जैसे ब्रह्मोस है, ठीक है, ब्रह्मोस जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ब्रह्मोस इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर बनाया। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बता दो। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बताता हूँ, जैसे बराक है ना, हमारे पास बराक भी है, तो बराक मिसाइल जो है इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर बनाई है वो भी बता दीजिए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है। तो ये दो थोड़ा सा फर्क होता है ब्रह्मोस में और सॉरी क्रूज मिसाइल में और बैलिस्टिक मिसाइल में। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है वह आज का हमारा एडिटोरियल सेक्शन है। एडिटोरियल सेक्शन में जो है हम लोग चाइना की बात करते हैं, और भैया सुशांत सिंह जी ने मोदी की सरकार को खूब अच्छे से क्रिटिसाइज यहाँ पे किया। क्रिटिसाइज मैं नहीं बोलूँगा, मैं इसे बोलूँगा क्रिटिकली एनालाइज किया है। और ये जो है
सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च, ठीक है, इसके फेलो भी हैं, तो वहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। इन्होंने क्या बात बोली है? इन्होंने कहा है कि 2014 के बाद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कमज़ोर हो गई है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको वैसे पहले से पता ही है कि पहले 2014 से पहले नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, है ना, म्यांमार हो भैया, पाकिस्तान, इवन मालदीव, छोटे छोटे कंट्री हैं, इनके साथ इंडिया के रिलेशन ठीक ठाक हुआ करते थे। लेकिन 2014 के बाद पहली बार मेरे ख्याल से इंडिया की आज़ादी के बाद ऐसा टाइम आ गया है कि जब हमारे पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल ख़राब हैं। नेपाल के साथ आप छोड़ ही दीजिए, वो तो इतना ख़राब हो गया कि क्या ही बताएं आपको। म्यांमार के साथ भी ख़राब होता जा रहा है। मालदीव में तो एंटी इंडिया पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट ही चल रही है वहाँ पे मालदीव के अंदर। तो श्रीलंका के अंदर भी बहुत सारी चाइनीज़ लोगों को उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे दिए हैं। हम्बनटोटा और कोलंबो पूरा पोर्ट उन्होंने बना लिया है चाइना वालों ने। वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल भी थोड़े समय पहले डॉक हुआ था, थोड़े समय के लिए। तो रिश्ते थोड़े ख़राब हो गए हैं। लेकिन हम इस आर्टिकल में जो है चाइना के बारे में ही बेसिकली बात करेंगे। तो शुरुआत की गई है 1962 वॉर से, जहाँ पे हम लोगों को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिफीट वहाँ पे देखनी पड़ी थी। उसके अलग रीज़न हो सकते हैं, कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे है कि प्रेजेंट सिचुएशन में भी चाइना जो है हम लोगों को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो है अग्रेसिव डिप्लोमेसी है। उनके जो मिलिट्री एक्शंस हैं वो भी इंडिया के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में है। जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश में कितने सारी जगह को उन्होंने नाम चेंज कर दिया। ये यही तो दिखाता है ना कि भैया हम लोग आपसे अग्रेसिव ही बिहेव करेंगे। उसके अलावा इंडिया में बहुत सारे, इवन ऐसा अरुणाचल प्रदेश में जो है कम से कम 2 गाँवों को उन्होंने इंडिया की टेरिटरी के अंदर बसा दिया है। ऐसा सैटेलाइट से साफ साफ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार इस बात को इग्नोर कर रही है और सरकार ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन 2 विलेजेस को उन्होंने इंडिया की टेरिटरी में ही सेटल डाउन कर दिया है, जो कि फ्यूचर में क्लेम करने के काम आएगा उनके। इंडिया का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है वो भी बड़ी देखने की बात है। शुरुआत में जब चाइना के साथ हमारा क्राइसिस शुरू हुआ था, डोकलाम से लेके गलवान में, और उसके बाद भी शुरू में इंडिया का जो रिस्पॉन्स था वो भी अग्रेसिव था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया का रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा कमजोर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा शांत पड़ता नजर आ रहा है। और अभी चाइना ने एक नया लैंड बॉर्डर लॉ भी अपनी कंट्री में पास किया, जिसमें वहाँ की जो पीएल है, मतलब पीपल लिबरेशन जो आर्मी है, उसको पूरी तरह से छूट दे दी है डिफेंस, मतलब बॉर्डर्स को सिक्योर वगैरह करने की। और इंडियन साइड में विलेजेस को कंस्ट्रक्ट भी कर दिया है। और इंडिया जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोएक्टिव स्टेप्स भी नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि चाइना को लेके इंडिया का जो पहले स्टैंड था वो थोड़ा सा धीमे नज़र आ रहा है ना। जो स्टैंड पहले प्रोएक्टिव हुआ करता था अभी वो सबमिसिव है। इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे अभी थोड़े समय पहले हम लोगों ने भी किया था कि दलाई लामा और जो तिब्बतन जो एग्जाइल गवर्नमेंट है उसमें हमारे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह उन्होंने अटेंड किया था। तो इंडिया में जो चाइनीज़ एम्बेसी है उन्होंने उनको लेटर लिख के कहा था कि भैया इस तरह का बिहेवियर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप लोग तिब्बत को प्रमोट नहीं कर सकते। उन्होंने इतना अग्रेसिवली लेटर लिखा, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ पे रिस्पॉन्स आ सकता था, है ना। देखिए अभी तिब्बत और दलाई लामा वगैरह चाइना के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले शुरुआत में क्या होता था, मतलब 1960s और 70s में और 80s में हम लोग तिब्बत को और दलाई लामा को यूज करते थे, इंडिया वाले एज अ ट्रम्प कार्ड यूज करते थे। लेकिन आजकल जो है चाइना इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस एक्चुअली में देता नहीं है। जहां तक ट्रेड की बात है तो इंडिया चाइना जो आपस में बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, लेकिन जो ये ट्रेड है वो हमेशा चाइना के पक्ष में ही रही है, क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस इतना ज्यादा है। इंडिया बहुत कम चाइना को इंपोर्ट करता है, लेकिन हम लोग चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है वो चाइना के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आज के समय में जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चाइना जो है वो अपर हैंड है। इकोनॉमिकली तो है ही भैया, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो इंडिया के साथ उनका कोई कंपटीशन नहीं है, सीधा यूएसए से कॉम्पीट करते हैं। जियोपॉलिटिकली भी अगर आप देखो, क्योंकि एक तो चाइना जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो वैसे ही उसको वीटो पावर मिला हुआ है। दूसरी बात, अफ्रीका की जब बात करो, लैटिन अमेरिका की बात करो, यूरोप की आप बात करो, वहाँ पे चाइना ने इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कि वो लोग चाइना के अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे ये है। उसके अलावा इंडिया की जो कुछ टेरिटरी में जहाँ पे चाइनीज़ लोग आगे बैठ गए हैं उसको प्रिवेंट करना है, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी जो प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है बेसिकली थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसने ये रियलाइज किया है। इस गवर्नमेंट ने सोचा था कि शुरुआत में कि हम लोग अग्रेसिव अगर चाइना के अगेंस्ट में हो जाएंगे तो शायद चाइना जो है थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
जैसे वो डोकलाम में थोड़ा इशू शांत हुआ तो वो गलवान में आके बैठ गए, पेंगोंग सो लेक में आके बैठ गए, अभी वो अरुणाचल में आके बैठ गए। तो इंडिया ने ये रियलाइज किया है कि चाइना से आप पंगा लेके उसको नहीं सुधार सकते। तो मॉस्को की तरफ हम लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि मॉस्को चाइना भी काफी क्लोज आ रहे हैं। कभी के समय हुआ करता था मॉस्को इंडिया का दोस्त हुआ करता था, चाइना का दुश्मन हुआ करता था, लेकिन आज के समय में मॉस्को भी चाइना के काफी क्लोज आता नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोग यूएसए के क्लोज आ रहे हैं, तो मॉस्को भी हम लोगों से नाराज चल रहा है। तो इंडिया चाहता है कि मॉस्को की मीडिएशन करके, मॉस्को की हेल्प लेके जो है चाइना को हम लोग थोड़ा सा समझाएं बुझाएं कि भैया इस फालतू की बकवास में कुछ नहीं रखा, आप अपने काम से काम रखो, हम अपने काम से काम रखें। अगर तुम्हें पंगा लेना तो यूएसए के साथ लो ना यार, हमारे साथ काहे पंगा ले रहे हो, है ना। ऐसी कुछ बात यहाँ पे चल रही है। तो इंडिया बेसिकली इस तरह के क्राइसिस को और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। इकोनॉमिकली तो ये नुकसान है ही। देखिए अभी हुआ क्या कि इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस को चाइना वाले साइड में जो है वो डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव बन गया था। ऊपर से जब हम लोग क्वाड की बात करते हैं, है ना, ऐसा देखने में ऊपर ऊपर से लगता है कि क्वाड बहुत ही इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन क्वाड का कोई डिफेंस पर्पस नहीं है। क्वाड जो है कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। तो क्वाड के ऊपर तो हम लोग वैसे भरोसा नहीं कर सकते। यूएसए के जब हम लोगों ने अब देखिए अफगानिस्तान से यूएसए ने वैसे ही एग्जिट कर लिया है, तो यूएसए वैसे ही बैकफुट पे है। तो यूएसए वो पावर नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी। तो इंडिया कंप्लीटली यूएसए के ऊपर भी एग्जिट नहीं मतलब डिपेंड नहीं कर सकता। ओकस की अगर हम बात करें, यहाँ पे तो इंडिया को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया ओकस में, तो है ना, यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया है, राइट, यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, यहाँ पे यूके है। तो इंडिया को तो यहाँ पे वैसे ही इग्नोर कर दिया गया है। तो हम लोग यूएसए के ऊपर भी ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। तो जो नई रियलिटीज है हम लोगों को वो समझनी पड़ेंगी, और शायद सरकार उस चीज को समझ भी रही है थोड़ा बहुत। देखिए पहले क्या होता था, पहले हम लोग जब इलेक्शन रैलीज वगैरह होती थी, यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान को खूब गालियां देते थे, लेकिन आजकल आपको रैलियों में बीजेपी वाले या जो सरकार जो है वो पाकिस्तान को गाली देते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि आप चाइना की वजह से थोड़ा बैकफुट पे आ गए हैं, इसलिए चाइना को गाली नहीं दिया जा रहा, पाकिस्तान को गालियां नहीं दी जा रही हैं। ये भी एक इसी मामले में हो सकता है। उसके अलावा यूएसए तो अभी हमारा एक अच्छा पार्टनर है, जैसे कि हम लोगों ने कल वाले एडिटोरियल में भी किया था। तो इंडिया की बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह होता है, यूएसए अभी उसको इग्नोर कर रहा है, लेकिन कब तक इग्नोर करेगा, है ना। हो सकता है फ्यूचर में ये सारी की सारी चीजें यूएसए भी उसको रिकॉग्नाइज करे, और देखिए तो फिर उससे होगा क्या, यूएसए तो इंडिया का हाथ वैसे ही छोड़ देगा, मॉस्को ने तो पहले छोड़ ही दिया लगभग। तो इंडिया जो है वो बीच में लटकता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा जो हमारे इंटरनल क्राइसिस हैं, जैसे कश्मीर है, नागालैंड है, यहाँ पे इंडिया जो है बैकफुट पे है, ह्यूमन राइट वायलेशन, है ना, आर्मी का मिसयूज, जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जाता है, पॉलिटिकल लीडर्स को जो है उनके ऊपर कानून वगैरह लगा के जेल में डाल दिया जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं, फिलहाल यूएसए वगैरह इग्नोर कर रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वो भी इग्नोर करना बंद कर दें इन चीज़ों को। तो थोड़ा सा इंडिया की जो नई रियलिटी है ये इंडिया को समझनी पड़ेंगी, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ों का सोल्यूशन तभी निकल पाएगा जब हमारे जो लीडर हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मतलब मोदी जी की डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रशिया के बीच में और यूएसए के बीच में हम लोगों को बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहाँ पे चाइना के साथ कैसे डील करना है वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो अग्रेसिव तरीके से तो डेफिनेटली हम लोग चाइना के साथ डील नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा अग्रेशन और ज्यादातर जो है बातचीत भी यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो, और देखिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने और यूएसए ने उनको बैन कर दिया था, क्योंकि 2002 में जब दंगे हुए थे वहाँ पे, कम्युनल राइट्स हुए थे, तब उनको बैन कर दिया था। उस समय गुजरात के सीएम होने के नाते वो चाइना को विजिट करते थे, बहुत बार विजिट करते थे। लेकिन जब से ये बॉर्डर क्लैश हुए हैं, अब तक मोदी जी ने जी जिनपिंग से डायरेक्ट बातचीत नहीं की है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। चाहे आपका रिश्ता जैसा मर्जी हो, लेकिन बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत के थ्रू ही आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो पहले गुजरात मॉडल की बात करते हैं, एक्चुअली वो गुजरात मॉडल जो है वो चाइनीज मॉडल है, जो कि चीफ मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने चाइना से अडॉप्ट किया था, बाद में इसको गुजरात में अप्लाई किया गया, और अभी उसको पूरे इंडिया में अप्लाई करने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये गुजरात मॉडल, चाइनीज मॉडल, वो एक सारी की सारी बातें अलग हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो लीडर हैं उनके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आप कैसे डील करते हो। आप अग्रेसिव तरीके से तो डेफिनेटली डील नहीं कर पाओगे, और ये जो डिप्लोमेसी होती है, जो जियोपॉलिटिक्स होती है, वो पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं चलती है, वो एक्चुअली जो ग्राउंड पे रियलिटी होती है ना उसकी वजह से चलती हैं। आप चाहे जितने मर्जी मैजिकल लीडर हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि ग्राउंड के ऊपर रियलिटी कैसा है। आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी से, लेकिन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, उसको आपकी पर्सनैलिटी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, वो अपने फायदे की ही सोचते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा। हालांकि
जिस लैंग्वेज में मैंने आपको ये आर्टिकल बताया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी पॉलिटिकल टाइप का आर्टिकल है, लेकिन क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए आपको ऐसा, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि कहाँ पे हम लोगों की कमियां आ रही हैं, क्योंकि जब कमियां पता चलेंगी ना तभी तो सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो कई स्टूडेंट और कई लोग ऐसे होते हैं जो कमियां देखते ही नहीं है, आंख बंद कर लेते हैं। नहीं, कमियों को देखो, जितनी कमियों को पहचानोगे उतना ही बढ़िया सोल्यूशन निकालोगे, है ना। इसीलिए जो है मैंने इस आर्टिकल को इंक्लूड किया था। बाकी दूसरे आर्टिकल थे वो भी कोई खास नहीं थे, तो मैंने सोचा चलिए इतने खराब आर्टिकल में से यही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही था आज के बारे में। आज के कुछ एक्सटर्नल भी जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम ऑन शेड्यूल टुमारो। भैया, तो कुछ लोगों ने पिटीशन डाली थी कोर्ट के अंदर कि मेंस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन फाइनली यूपीएससी ने कह दिया है कि कोई पोस्टपोन नहीं होगा। जो डेट दी गई है आपको उसी डेट पे, मतलब 7 तारीख से, मतलब कल से एग्जाम शुरू हो जाएंगे मेंस वाले। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ आप देख सकते हो अगर आप मेंस लिख रहे हो तो। अगर आपके कोई भाई बंधु लिख रहे हैं तो देख सकते हो। चिलिका लेक में बहुत सारे बर्ड्स आए हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। चिलिका लेक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, ठीक है। तो माओइस्ट जो एक्टिविटी होती है आंध्र प्रदेश में, बेसिकली जो रेड कॉरिडोर है ना, तो उसके बारे में बता रखा है कि कैसे रेड कॉरिडोर में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो माओइस्ट हैं, जो नक्सलाइट्स हैं, वो कमजोर होते नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला जो 8 लाख वाला क्राइटेरिया है, सरकार इसी के ऊपर टिकी हुई है। सरकार ने कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि भैया 8 लाख वाला क्राइटेरिया मेरी तरफ से ओके है, आप इसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है जी। तो ये आज का जो है एक्सप्लेनर सेक्शन में था, आप इसको पढ़ सकते हो। अच्छा है इन द सेंस, जैसे जो वीमेन हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको कैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग की जाती है, उनके खिलाफ जो हेट को स्प्रेड किया जाता है ऑनलाइन, है ना, उसके बारे में है थोड़ा, आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो ये तो आज से रिपीट ही हो गया है। तो यही था आज के बारे में न्यूज़पेपर एनालिसिस। लेकिन दोबारा से अगर आप इस प्रोग्राम को लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, खरीद सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जा सकते हो। चलिए दोस्तों, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि क्या ये न्यूज़पेपर के एनालिसिस देखना आपके लिए एनफ है, ये आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, जो कि आप नहीं हो ज़्यादातर बच्चे, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो फिर तो न्यूज़पेपर पढ़ने का आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है और आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जितना आप सुन लोगे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, आपके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो कम से कम आप जो है एक एडिटोरियल तो पढ़ ही लिया करो। जो एडिटोरियल आपको क्लास में करवाया जाता है एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पे, उसको पढ़ लिया करो खुद से, क्योंकि आपकी लैंग्वेज भी उससे इंप्रूव होगी, ठीक है। और कुछ ना कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले आर्टिकल से आखिरी आर्टिकल तक एकदम पढ़ने बैठो, ठीक है, सारे न्यूज़पेपर को नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर के एनालिसिस देख रहे हो क्लास में यहाँ पे आके, तो एडिटोरियल कम से कम आप एक पढ़ लिया करो, ठीक है। हफ्ते में 4 दिन तो कम से कम पढ़ ही सकते हो, है ना, वो आप कर लिया करो, वो आपके लिए रिकमेंडेड है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।